अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बड़ी ईद है, एहसार की ईद है, कुर्बानी की ईद है। आप सब भी यकीनी तौर पर अपनी कुर्बानी करके फ्री हो चुके होंगे या फिर तैयारी में होंगे या फिर मेहमानों को दावत देने के इंतज़ामात कर रहे होंगे। और ऐसे में हमने सोचा कि हम आपको अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है, इसमें एहसार बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ अपनी जानवरों का बल्कि अपनी अना का भी और अपने गरूर का भी। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों को दावत ज़रूर दें और बुलाएं भी, खाएं भी, लेकिन थोड़ा सा एतदाल से, क्योंकि हम हर साल खबरें सुनते हैं कि इस ईद के बाद बहुत सारे अफराद बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर चुके हैं। तो ये काम ना कीजिएगा, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, एतदाल में खाएं। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने मेहमानों को जो है वो आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब और उनके साथ मिसेस बुशरा एतजाज़। बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बड़ा दिलचस्प सवाल किया तुमने, क्योंकि यही एक बहुत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी फ़र्क भी है। बचपन की हमारी ईद में मुझे याद है कि इतनी नुमाइश नहीं होती थी जितनी आजकल होती है। इस कदर बकरों के और दुम्बों के रेट्स और बच्चों को जाके दिखाए खरीदारी की जा रही। और ये वो ज़ाहिर है टेलीविज़न भी नहीं था, तो वो अपने अपने घर में ही, अपने अपने गली मोहल्ले में ही लोगों को पता लग जाता था किसने कोई गोश्त किया, गोश्त करना इसको कहते थे, और किसने। दूसरी चीज़ जो याद है ज़ाहिर है कि ईद की नमाज बड़ी जल्दी पढ़ी जाती थी, क्योंकि दूसरी ईद से, क्योंकि यहाँ लोगों ने आके कुर्बानी करनी होती थी और उसकी तैयारी भी करनी करनी। मेरे वालिदैन ने ये एक दो कुछ अहद ऐसे किए। एक मेरी वालदा ने किया कश्मीर में 1948 की जंग के बाद, कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा मैं ज़ेवर और सिल्क नहीं पहनूंगी, रेशम नहीं पहनूंगी। दूसरा वो बचपन की ईदें थी, उसमें मासूमियत ज़्यादा थी। मासूमियत में गुजर गई। अच्छा, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, क्या डिफरेंस क्या है कि आप दोनों ने एक लंबा अरसा ज़िंदगी देखी है अब की ईद में, और ख़ास करके ये जो बड़ी ईद है, क्योंकि हम इसे एसार की ईद कहते हैं, कुर्बानी की ईद कहते हैं, क्या डिफरेंस होता है? हमारे यहाँ बड़ी ट्रेडिशनल मेरे वालिदैन के यहाँ ईद होती थी, मगर बहुत सिंपल होती थी। बकरा ज़रूर आता था, बकरा ज़िबा भी होता था, कलेजी भी खाई जाती थी। मगर मैं समझती हूँ कि इंक्रीजिंगली हमने नीड और वांट बहुत कर लिया है, जो है ना कि आपकी ज़रूरियात जो हैं वो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में पूरी करें, मगर ये जो वांट का किस्सा शुरू हुआ है ना, मिसाल के तौर पे आज दुनिया तो क्या, अपना मुल्क भी कसम पुरसी की हालत में है। लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। तो जब टेलीविज़न पे लोग बहुत, क्योंकि देख तो सब रहे हैं ना, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, कि जी 10 लाख का बकरा है या 20 लाख का जानवर है जो कुर्बानी किए जा रहे हैं, उधर हम देख रहे हैं कि भूख भी है, अफलास भी है, बिजली के बिल नहीं दिए जा सकते, तो इन सब चीज़, बेरोज़गारी तो इंतहा की है। सो मैं समझती हूँ कि हम लोगों को मियाना रवी की जो रिवायत पहले थी, जो हमारा इस्लाम भी कहता है, जो हमारी नहीं, और हमारी ट्रेडिशन में थी, माशरे को एतदाल की तरफ, मियाना रवी की तरफ और एहसास की तरफ जाना चाहिए, जो पहले था। अब के वक्तों में जाहिर है कि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप ट्राई करते हैं डिस्प्ले, सब देखें, सब अप्रिशिएट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर उसके चक्कर में आप उसकी जो एसेंस है ना, उस इफादियत तो है ही नहीं किसी चीज की, हो जाता है। मोमेंट, कैप्चर द मोमेंट। मैं आपको अर्ज करूं, इसमें लोग तो ये बातें सोचते होंगे हम कर रहे हैं बैठे हुए, ये रवायती बातें हैं, हर चैनल पे हो रही होंगी कि जी एतदाल हो और बहुत ज़्यादा। मैं 2-3 मिसालों से आपके कॉन्क्रीट बातों से करता। पहली बात तो ये है कि हज और उम्रा, अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने कोई 20 हज किए हैं, रिटायर्ड जज हैं, 20 हज किए हैं, और मेरा ख्याल है को 35 उम्रे किए हैं। पर उम्रा जो है वो वाकई ये तबकाती
जिसे मतलब मार्क्सिस्ट एनालिसिस में इसको तबकाती डिवाइड कहेंगे, बिल्कुल तबकाती तकसीम हो गई है कि उमरा जो है वो उमरा का हो गया। उमरा जब चाहते हैं वो दिन में, एक दोस्त है मेरा, उसका जो फ़ोन आता है मदीने से ही आता है, मदीना शरीफ से। वो हर महीने में 2 दफ़ा चले जाते हैं उमरा करने, बस वहाँ जाके सुकून मिलता है। जी सुकून तो सबको ही मिलता होगा, पर मैं उसको कई दफ़ा कहता हूँ किसी और को भेज दे, वो भी सुकून ले ले, अब यू कैन अफोर्ड इट। एग्जैक्टली उसने वो हर महीने, और उसका फ़ोन आता है, मैं इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में खड़ा हूँ खाना काबा के सामने और तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। ये 2 और काम शाम सब कुछ उसका पाकिस्तान में, और वहाँ जाके फ़ोन करता है, वहाँ जाके मैसेज भी करेगा, प्रेइंग फॉर यू इन मदीना, प्रेइंग फ्रॉम यू इन मक्का। अब ये मुझे समझ नहीं आती बंदों में, लोगों में, जिसने 20 हज और 35 उम्रा किए हैं, वो रिटायर्ड जज साहब है और मेरे साथ का है, वी स्टार्टेड प्रैक्टिस टुगेदर। उसको मैं कहता हूँ तुझे तो अल्लाह मियाँ ने तेरे से हिसाब लेना शुरू कर देना उल्टा, तेरी तो मशीन उल्टी चल क्या आप जाएगी। इसका कुछ और जाहिर है कि नहीं, अल्जीरिया में बोरगीबा ने जिस वक्त मुल्क में बहुत मुसीबत पड़ी और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, जैसा हमारे मुल्क में नहीं है, तो उन्होंने 5 साल के लिए हज को मना कर दिया कि जब तक हम खुद कफील नहीं हो जाते, जब तक हम तो कर्जों पे चल रहे हैं ना, कर्जे पे तो वैसे ही हज नहीं होता, पूरा ऐसे ही मुल्क है, कर्जे इसमें पे तो है ना। है ही नहीं। तो जिस वक्त तक कि हम ऐसे स्टेज पे नहीं आ जाते कि हम अपने गरीब से गरीब तर को कम से कम 2 वक्त की रोटी की तरफ ना ले जाएं, किस तरह से मुमकिन है कि तमाम उमरा जो हैं वो जाए चले जा रहे हैं, जाए चले जा रहे हैं। हम पर तो देखिए, हमसाये के बड़े हुकूक हैं, हम तो बिल्कुल, अपने आसपास नहीं देखते। एक काम ही कर दें, कोई बंदिश ना लगाएं, और आप ये फैसला कर दें कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में एक हज और एक उम्रा एक उम्रा। जी जी जी। उसके पासपोर्ट पे ही लग जाए कि नॉट अलाउड टू एंटर। ऐसे ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो आप वाकईतन आप भी किसी की हेल्प करें अगर आप हो आए हैं, ये भी एहसार है ना कि आप एक दफा एहसार है, देख आए, बिल्कुल। आप किसी और को अपनी जगह भेजें, और इसका बल्कि ज्यादा सवाब है कि आप किसी मुस्तहिक को या जिसकी ख्वाहिश रही हो कि मैं अल्लाह ताला का इनकी ख्वाहिश का ये आलम है कि एक और मेरे दोस्त हैं, उनकी मैं सुनाऊं। मैं अब दुबई से बैठा जहाज़ पे लाहौर आ रहा था, तो वो भी मेरे साथ बैठ के, उसकी फैमिली भी साथ थी, तो मैंने खुशी खुशी ये वो क्या हुआ किधर से आ रहे हो, दुबई किस तरह गए थे, कहते हैं उम्रा करने गए थे। मैं क्या वो उम्रा किस तरह, इधर तू दुबई तो आ रहे हो, कहना नहीं असली उम्रा की था। मैं क्या असली उम्रा क्या है, 2 दिन मक्का, 2 दिन मदीना और 2 दिन दुबई। अब इस किस्म की बात लोग करते हैं, वो एक तफरीह समझते हैं इसको। तो ये भी एक माकूल सी बात होनी चाहिए, आपने एक हज कर लिया, आपने एक उम्रा कर लिया, उसके अलावा इसमें भी मयाना रवि होनी चाहिए। मयाना रवि हो। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मैं कुछ और भी पर्सनल बातें पूछूं, अगर आप जवाब देना चाहें, जो कि नॉर्मली लोगों ने शायद आपसे ना पूछी हो, क्योंकि हम बड़ी सीरियस टॉक शोज में आपको बुलाते हैं, एतजाज साहब की बड़ी रहनुमाई चाहिए होती है, और आज चूंकि आप भी मौजूद हैं तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि मौका भी है, दस्तूर भी है, कभी खाना पकाया आपने बेगम के लिए? नहीं, क्यों? मुझे पकाना आता नहीं है या पकाना आता नहीं। अच्छा, कभी कोई मेरे अंडा से ट्राई किया? अंडा उबाला नहीं जा सकता। अच्छा उबालना जो मुझे वो या फट जाएगा या वो चाय भी नहीं कम आती? रह जाएगा। चाय भी नहीं आती ना, यानी आज तक आप महरूम रही हैं। चाय की प्याली भी नहीं इसके लिए। मगर मैंने भी कभी इनके लिए खाना नहीं। अच्छा, ये that's interesting। चाय ज़रूर बना दूंगी, और नाश्ता अगर हम कहीं गए हुए हैं और मुझे ही बनाना है बना दूंगी, मगर ना इनकी तवक्को है कि मुझे किचन में जाना चाहिए और ना मेरी कोई ख्वाहिश है। एंड सरप्राइजिंगली मेरे बच्चों का भी यही आलम है। मेरा बेटा अमेरिका में मेरा ख्याल है कोई 12 साल रहा होगा, और वो हमेशा जब उसका किचन में मैं, बिकॉज 18 साल नहीं, पहले तो हॉस्टल्स में ही था ना, बट लिविंग इन मैनहट्टन, तो उसका जो किचन था उसमें वो मुझे कहता था, अम्मी किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करना क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं हुई। So It runs in the blood, family no, में we're not a ठीक foodie है। family. हाँ। We're not a foodie family. That I know. हाँ, That I know। ज़रूरत के तहत खाते हैं। ठीक है, तो अब ये पता है आपको कि बुशरा साहिबा की पसंदीदा डिश क्या है? इतने साल शादी को हो गए, कुछ Really?
نہیں جو مل جائے. جو مل جائے. ہاں ہاں. اور آپ کی بھی کوئی اسپیسیفک کوئی میرے آگے آپ رکھ دو دوپہر کو اور وہی رات کو رکھ دو. مثال کے طور پہ دال ہے اور ایک سبزی ہے تو میں کھا لوں گا بڑی خوشی یعنی آپ لوگ سے. سادہ کھانا پسند کبھی کرتے ہیں؟ پوچھا بھی نہیں کسی باورچی کو بھی کہ یار کچھ اور بھی ہے کہ نہیں مگر اگر وہ 2 ڈشز لے آیا ہے اور اس کی خواہش کے مطابق بنا ہی ہیں اس نے, تو وہ اگر اور 2 اور لے آئے گا تو وہ واپس ہوتی ہیں. اچھا ہاں کہ مطلب کیوں اتنا ضرورت نہیں ہے. کیوں اتنا زیادہ. لوگوں کو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی لوگوں کو ایک وقت کی نہیں مل رہی, ہمیں 2 وقت کی 2 مل رہی ہیں, 3 وقت کی. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم پریکٹس ضرور کرتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس میں اور آپ کے کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ پتا ہے کہ اعتزاز کو بھنڈی پسند ہے. اب وہ چونکہ نوکر کو پتا ہے کہ جی بھنڈی پکنی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آج کیا پھر بھنڈی بنا دی ہے. سو ویری سمپل لیونگ, ویری سمپل ایٹنگ, very simple entertaining, and this is how it should be. شادی کو آپ کے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے 51 years. ماشاءاللہ 51 ایئرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس شادی میں لو میرج تھی, میں پوچھ لوں؟ چوائس کی میرج تھی. پسند کی میرج. پسند کی, دونوں طرف سے پسند کی میرج. ہاں. اور یہ نہیں میں نے تو کہا قسمت کھل گئی. نہیں یہ تو اعتزاز صاحب نے بھی کہا ہوگا. نہیں دیکھو جی میرے ماں باپ نے سلیکشن کرنی تھی بڑی ٹریڈیشنل سی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ان کو تو آزادی ہے ہی تھی, مجھے تو کوئی آزادی نہیں تھی کہ بھی میں نے کوئی بتانا تھا. تو انہوں نے اپنی آزادی کا ایکسرسائز کر لیا اور مجھے فائدہ ہو گیا. کیسے ملے, کیسے آپ لوگ, کچھ یاد ہے آپ کو کہ یہ اسٹارٹ حادثہ ہی ہوتا ہے. محبت حادثہ ہوتی ہے. نہیں ایکچولی جسے ہم محبت کہتے ہیں نا وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے اینڈ دین اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ. ہاں. تو یہ کہنا کہ جی اس کو دیکھا میں نے دیکھا محبت ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا. اچھا دیر از اے ڈفرنس بٹوین یو, ویری رائٹ, بٹوین لو میرج اور وہ شادی کہ جس میں یو وانٹ ٹو سیٹل ڈاؤن ود دیٹ پرسن. نہیں سیٹل ڈاؤن نہیں تھی because I was just finishing my masters, he was already in the workforce. So choice by choice آپ نے کہا کہ اعتزاز صاحب. ہاں مطلب ہے کہ ABC میرے ماں باپ نے لانا تھا نا. تو here was a person I liked. تو آپ نے آپ کی طرف سے جب یہ پسند کی شادی ہوئی تو آپ نے اس وقت تو بہت زیادہ معاشرہ نہیں تھا سپریسڈ قسم کا کہ کیسے بات کریں گے, کیسے کریں گے؟ نہیں بلکہ it was a very positive معاشرہ تھا. Positive than this one. ہم دونوں we were on programs together on television. میں پر کرتا تھا پروگرام ایک ٹیلی ویژن کے لیے, PTV کے لیے لائیو ہوتا تھا, آداب خودآگاہی. اس میں اسٹوڈنٹس کو بلا کے اور میں نے ان سے گفتگو کری. I was a young lawyer. انداز نظر آپ روز کرتے تھے. وہ انداز نظر اخباروں والا تھا, وہ علیحدہ تھا نا. وہ تو اکیلا ہی تھا اخبار, اکیلا تھا. نقطۂ نظر PTV کے اوریجنل ٹیلنٹس میں سے ہوں میں. تو وہ میں اس کو بلا لیتا تھا. اب اس کی بہنوں کو کسی کو پتہ نہیں لگتا ہوتا تھا. وہ یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ 1-2 اس کی فرینڈ ساتھ بلا لی کہ آؤ پروگرام میں آؤ, اور پروگرام میں آداب خودآگاہی میں, پر وہ لائیو ہوتا تھا. اچھا. وہ سارا لائیو چل رہا ہوتا تھا. ادھر آپ کوئی چوک دیں, کوئی بات کر دیں, پہلے سمجھانا پڑتا تھا بھائی یہ لائیو جا رہا ہے, جو بات ایسا کچھ نہ کر دینا, وہ پرائی ہوئی ریکارڈ تو ہو جائے گی, پر وہ ایک دفعہ پرائی ہو گئی تو نکل گئی. مگر I was at the English department. ان کے بڑے پروگرامز ٹیلی ویژن پہ آتے تھے, ریڈیو پہ آتے تھے. سو ماحول بہت فرق تھا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, واز ویری اوپن اینڈ ڈفرنٹ. یہ جو ہے نا کہ لڑکی اگر گھر سے نکل گئی ہے اور اس نے وہ ایک لڑکا جا رہا تھا گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ, اس سے بات کر لی ہے, تو اب یہ معاملہ اس محلے کے جس ایک لڑکے نے دیکھا ہے تو باقی سب لڑکوں پہ سب کو بتانا ہے, اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکی کو راہ پہ رکھے, صحیح دی راہ پہ. یہ جو ہم میں آ گئی ہے نا ویجیلینٹلزم, کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ میرے پہ فرض ہے کہ میں آپ کو اسلام کے راستے پہ رکھوں. اب ہم مسلمانوں کو مسلمان کرتے آ رہے ہیں, عیسائی اور ہندو اور یہ تو ہمارے سے کنورٹ نہیں ہوتے, وہ ہمارا
40 साल तो गुजर गए हैं, राह रास्त पे ला रहे हैं हम अब आप। मुसलमानों को मुसलमान बना रहे हैं। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात की है एतजाज साहब, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अब अच्छा तो नहीं लगता कि ईद के प्रोग्राम पे ऐसे अच्छी अच्छी बातों में ब्रेक लग जाए, लेकिन एक ब्रेक लगानी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो मैंने करने हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम चाह नहीं रहे थे कि हमारी गुफ्तगू में ब्रेक लगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत और अच्छी बातें हम कर रहे थे मुआशरे से भी मुतालिक, और एतजाज साहब और बुशरा साहिबा भी मौजूद हैं, इनकी ज़िंदगी से भी मुतालिक। मैं चाहूँगी कुछ और सवाल भी हम आपसे करें। बच्चे, पहले तो मैं ये पूछ लूँ कितने हैं और कितने बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 2 बेटियां 1 बेटा। 2 बेटियां ज़्यादा तंग करती हैं, बेटे ज़्यादा तंग करते हैं? ये सवाल मैं दिल से पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही बेटा है और वो बहुत तंग करता है मेरी अम्मा को, मुझे ऐसा लगता है। चूंकि बेटी बड़ी थी और बेटा बाद में आया, तो तीनों बच्चों ने, शायद छोटी ने इसलिए तंग किया क्योंकि उसको तवज्जो बहुत ज़्यादा मिल गई, मगर they've been children who have done nothing wrong. अच्छा, ना बड़े होते हुए सिवाय इसके कि मुझे बैठ के पढ़ाना पड़ता था, फोकस कराना पड़ता था, अदर देन दैट ना वो माशरे की खराबियों में थे, कभी वो नहीं गए पार्टीज। वो जब उन्होंने आंख खोली है, पढ़ाई की है, पढ़ने के बाद फैमिली में बहुत इंटरेक्शन होता था, और उसके बाद A लेवल्स के बाद पढ़ने के लिए बाहर चले गए, बाहर से वापस आए तो बड़े, वो भी मियाना रवि की बात मैं कह रही हूँ अच्छा। कि दे आर बहुत तमीज़दार, वेरी बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड। आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है बच्चों की या एतजाज साहब के साथ? क्योंकि बेटियों की तो होती है, अब आपके साथ आई थिंक तीनों की मेरे से ज़्यादा है। ज़्यादा है। और आपने कभी डांटा है बच्चों को, कभी कभी गुस्सा किया हो? आप कोई स्ट्रिक्ट फादर तो नहीं थे? नहीं, याद नहीं पड़ता कभी भी डांटा। वेरी काम एंड इजी फादर? मैंने जरूर डांटा होगा। वेरी एब्सेंट फादर। वेरी एब्सेंट फादर, हाँ, जाहिर है जो मौजूद ना। आपकी वर्क ऐसा है, नेचर ऑफ मैं वर्क और सारा। लीगल प्रोफेशन भी, कानून की भी जो पेशा है, फिर सियासत, फिर ट्रैवल भी प्रोफेशन के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं ज़्यादातर बाहर रहा हूँ या जेलों में रहा हूँ, तो यही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं टेक द सोल क्रेडिट फॉर इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बच्चे जो है ना, दे आर अ सम टोटल ऑफ द एनवायरनमेंट दैट दे आर बीइंग ब्रॉट अप विद। ठीक है, वी वर वेरी लकी, द एनवायरनमेंट दैट दे वर गिवन। एतजाज़ की अपनी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली, बहुत मैच्योर, बहुत नेक, बहुत अपराइट वैल्यूज़ के साथ वो बड़े हुए। इसकी भी इसी तरह बड़ी 6 बहनें थी, एक भाई था, बड़ी इनकी लिबरल सी सोच थी, इन द सेंस कि अब मेरा जब रिश्ता गया मेरी तरफ से, मैंने अपनी बहनों को बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अ गर्ल जो वहाँ रहती है और वहाँ जाना है आपने। तो वो गए, इनके माँ बाप ने भी कोई मतलब है अचंभे का नहीं सोचा, कोई नियत किसी की पे शक नहीं करते थे। और मेरी वालदा का, मेरे वालिद और वालदा में एक ऑपोजिट थे एक लिहाज से। अच्छा। कि मेरे वालिद 5 वक्त के नमाजी थे, बट ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव लिबरल मुस्लिम। इकबाल वॉज हिज मुर्शद, अल्लामा इकबाल, और उनका कलाम पढ़ते पढ़ते रो भी पढ़ते थे। 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते थे, पर अगर हम मेज़ पे खाना खा रहे हैं तो वालिद साहब ने पता लगना, देखना बातें करते करते कि वो उठ गए हैं, वो जाके अपनी नमाज पढ़ के वापस आके बैठ जाते थे। वालदा मेरी कोई नमाज नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ती नहीं थी, और मुसलमान थी, पर उसमें नहीं, बहुत ही वो नहीं पढ़ती थी, पर इतनी कंपैशनेट और इतनी नेक खातून। उन्होंने मुझे जो, हमें जो वैल्यूज दी हैं, इकदार और तरबियत जो दी है, हम करते हैं कि तालीम दिलवा दी बच्चों को, तालीम हार्वर्ड की भी दिलवा दी। मेरे 2 बच्चे अब हार्वर्ड से हैं, और तीसरी बेटी मगिल और कनाडा सुएज लंदन से किया हुआ। उनको तालीम, हाईएस्ट तालीम दिला हमने, लेकिन आप वैल्यूज, लेकिन तरबियत नहीं देते।
वो सर्जन या वो बैरिस्ट्री करके आएगा, यहाँ आके चाकू चलाने शुरू कर देगा। वो तरबियत नहीं है। अब तरबियत जो वैल्यूज हैं, जो अपब्रिंगिंग है, वो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि इसको डॉक्टर की हाईएस्ट डिग्री ले दो, जो भी मुआशरे में हाईएस्ट कोई डिग्री पोजीशन है वो मेरे बच्चे की हाँ। होनी चाहिए। अब वो वापस आके वो बच्चा अगर सियासत में आ जाता है, डॉक्टर साहब कहीं आए हैं, डॉक्टर साहब सियासत में आ जाते हैं, वो सारी कोई तालीम वालीम ख़त्म हो जाती है उनकी, क्योंकि तरबियत नहीं है। वो अपने शरीका, अपनी दुश्मनियाँ, अपनी उसने उस पे फायर किया था, उसने उस पे फायर किया था, वो नॉर्वे और जर्मनी और लंदन रह के वापस आता है तो खारियाँ का खारियाँ में उसी तरह ही हो जाए। एग्जैक्टली ये वी कैन रिलेट दैट। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी कोई रिग्रेट, दोनों से सवाल, कोई रिग्रेट रहा है जिंदगी में, या कोई ऐसी चीज जो कभी दिमाग में आती हो कि यार अगर टाइम वापस चला जाए तो मैं शायद ये चेंज कर दूं, ये ना करूं? मुझे बड़ा रिग्रेट आता है क्योंकि आई हैव एग्रीड टू व्हाटएवर ही इज डन इन हिज लाइफ एंड आई सॉ माई डॉटर, मेरी बेटी अपने शौहर के साथ जिस तरह बात करती थी ना, तो वो कोई जैसे वो कह रहा है मैंने काम पे जाना है मंडे को दुबई, तो उसने कहा कि नहीं, संडे को फलाना एक फंक्शन है जिसमें तुम्हारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको आहिस्ता से कहा, मैंने कहा नहीं काम है ना, जाने दो। उसने कहा नहीं अम्मी, प्रायोरिटीज आर देयर। तो उसके बाद से मैं सोचना शुरू हुई कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। अगर इन्होंने कहा काम है, तो आई रिमेंबर हम लोग अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर टूर था, तो यहाँ पे सेनेट में इनको काम आ गया, मुझे अकेली को छोड़ के 10 कॉलेजेस में लेक्चर करने के लिए पाकिस्तान वापस आ गए। तो ये मुझे रिग्रेट है कि आई सपोज आई कुड हैव टोल्ड हिम कि नो, बट मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इनको इनकी प्रोफेशन, इनकी सियासत और इनकी ज़िंदगी के जो भी चॉइसेस इन्होंने किए हैं उनको कभी आपने हमेशा सपोर्ट ही किया है, सपोर्ट किया है। तो गलती की ना, गलती की, लेकिन आपने अच्छा काम किया, क्योंकि वो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये तो साबित हो गया यहाँ पर कि एतजाज साहब के पीछे आपका। एतजाज साहब, आपको वैसे इस बात पे रिग्रेट है कि नहीं यार मुझे अमेरिका रुकना चाहिए था, या मुझे जहाँ पर मेरी प्रेजेंस की जरूरत थी? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आप भी कहते हैं ऐसा दिल ही नहीं रखते जिसमें रिग्रेट हो, ऐसी जिंदगी नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने बड़े बड़े फैसले किए हैं और उनका बड़ा एक लिहाज नेगेटिव लोगों के लिहाज, हाँ, लोगों के हवाले से लोग मुझे याद होकर कहते थे तूने CSP नहीं की, छोड़ दी, टॉप करके तेरा क्या बनेगा। मेरा मामू एक मुझे कहता तो तुझे अब रिश्ता ही नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी। ये ठीक है कि वो मैंने जिस दिन छोड़ी, आई डिडंट जॉइन, क्योंकि याया खान ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान में एक्शन हो रहा था। तो मैंने अब ये लोगों के लिए बड़ा अचंभा था। अब मुझे मेरे एक मामू कहते हैं तुझे तो रिश्ता ही कोई नहीं आएगा, और ये दुरुस्त है कि उससे पहले एक दिन पहले तक लड़कियों की माएँ जो थी वो मेरे में बड़ी दिलचस्पी ले रही होती थी कि फैमिली की शादी ब्याह पे ही कोई वजह, पर जिस दिन से मैंने वो छोड़ दी कोई मेरे करीब नहीं। पर ये चलो मेरा नंबर खुल गया। आपकी किस्मत कितनी अच्छी थी कि रिश्ते वो बंद हुए हैं, तो फिर आपको बुशरा एतजाज जो है वो आपके नाम के साथ जुड़ी हैं, और मैडम जो है वो आपके साथ बैठी हुई हैं, बता भी रही हैं उनको जिंदगी में रिग्रेट क्या है। लेकिन हम वी वांट टू कंटिन्यू मोर, तो हम थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फिर सियासत का सफ़र मुश्किल था, या फिर वकालत का, या फिर ज़िंदगी में वो डिसीजन जो कभी लेने के बाद सोचा हो कि शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था, या कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा बात जो है जहाँ पे रुकी थी वहीं से आगाज़ करते हैं। खैर बड़ी अच्छी बातें हुई, हमने सब पूछा बच्चों के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में। एक छोटा सा सवाल है एतजाज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये भी वैसे फरमाइशी है। ये मुझे मेरी टीम के एक मेंबर ने कहा था कि मैडम आपने ये सवाल मेरी तरफ से करना। मुझे ये बताएं, सवाल ये है कि मोहब्बत की कोई उम्र होती है? वाह, नहीं उम्र, ये क्रेडिट दानिश को जाता है। अच्छा नहीं, मोहब्बत की उम्र तो नहीं होती होगी। अगर वैकेंसी हो जाए तो फिर
मोहब्बत की उम्र कोई नहीं होती, कोई नहीं होती, पर अगर वैकेंसी ना हो और एक ही आपके दिल में बैठी रहे तो फिर उसी से तो बार-बार की जा फिर देखिए ऐसी भी कोई बात नहीं। देखिए ही इज बीन वेरी स्टेडफास्ट, मगर कितनी खवातीन ने मोहब्बतें की हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अच्छा, मैंने अगला सवाल जो पूछना था वो इसी से मैं related बता ही नहीं सकती। मतलब वो मेरी छोटी बेटी छोटी होती थी ना, तो वो whenever he was talking on the phone या कोई मिलने इनको आ जाती थी, मुझे कहती अम्मी आपने देखा है? ये बड़ी डेंजरस है, तो मैं हंसने लग पड़ती थी। मगर ये है कि he has been very fortunate। मतलब मुझे ये नहीं याद कि- यानी वो जो रिश्ते की बता रहे थे कि ब्रेक लग गई, वो शादी के बाद ब्रेक नहीं वो शादी के बाद ब्रेक क्या, आज भी मसला कोई नहीं है मोहब्बत करने वालियों का। वालियों का। लेकिन देखिए ना, एतजाज साहब इज अ सॉलिड मैन। हाँ, और और सॉलिड मैन। मैं एज अ पर्सन मैं समझती हूँ कि अगर कभी जिंदगी में कोई ऐसा साथी मिल जाए या ऐसा इंसान मिल जाए जो कि somehow क्लिक आपके जहन में करता है एज वाओ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा, यू ओके विद इट? आई एम ओके विद इट। यू ओके विद इट? हाँ। मतलब इसके बाद, प्रोग्राम के बाद अगर एतजाज साहब आपको कहें कि इट वाज अ वाओ फीलिंग, वाओ फीलिंग, वाओ फीलिंग, इट इज अ वाओ फीलिंग। ये लेकिन रोज रोज तो इनडायरेक्टली आपको इजाजत दे दी है, रोज रोज तो इतनी ये फ्रैंकली नहीं कहती कि मेरे साथ इतनी कमिटेड। सर, आपको मजे की बात बताऊं, खवातीन कहती है ना, वो होता नहीं है। नहीं मैं आपको बता दूं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि when somebody admires him, admire ही होता है ना, love, admire, I mean I've learned from him of how women just wouldn't leave। ठीक है ना, ये भी so much so कि वो मसले बनते जाते थे, मगर ये है कि वो उनकी डिजायर थी। हाँ, मैं आपको इसको जरा एक अपने दो अशार में जरूर जरा इसको इशार। जो इसके से वो एक मेरी गजल है। प्यार समुंदर ढूंढ रही हो, दरिया दरिया बहना होगा, और पीत का जंगल सूख गया है, शहर में जाके रहना होगा। ये दिल आशिक और किसी पर, आहा, ये दिल आशिक और किसी पर कभी नहीं था, है ना होगा। मध्यम मध्यम उल्फत सबसे जानम इसको सहना होगा। ये देखें, ये होता है बेहतरीन इनडायरेक्ट मैसेज, जानम इसको सहना होगा। ठीक है, मतलब हो गया है, लेकिन ऐसा वैसा होता रहता है। मगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाँ। कि अगर ये मुझसे अलहदा हों, किसी पार्टी में गए हैं या किसी बड़ी इंटरेस्टिंग खातून को मिले हैं, बड़ी कमाल औरत को मिले हैं, सबसे पहले ये मेरे से शेयर करेंगे। You know, I've met her. And you know, this is fabulous. This is the, जिसे कहते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ मैरिज, कि आप इतने अटैच्ड हो अपने पार्टनर के साथ कि आप उसको ये भी बता रहे हैं कि नो आई मेट समबडी हाँ, एंड ही वाज जेन्युइन और शी वाज फैबुलस, और ये जो भी है। अच्छा, जब डेंजरस होता है ना, कई हाँ। दफा होता है कि तो फिर छुपा लेते हैं। नहीं, इनके काम से मुतल्लिक हाँ, लोग आ जाती है ना कि भाई मेरा ये काम है, और वो बड़ी सिंपैथी होती है कि हाँ। मेरा खामन ये है या मेरी सिचुएशन ये है, तो उसको ऑब्वियसली ही गाइड्स देम एंड टेल्स देम, एंड देन कम्स द डेंजर पॉइंट। एंड व्हाट्स दैट? नहीं, वो लड़की ज्यादा डिपेंड करने लग पड़ती है ना, हाँ। तो इतने प्यारे हैं उसको सीधा घर लेके आते हैं कि ये इसको बड़े मसले मसाइल हैं, तुम इसको जरा गाइड कर दो। नहीं, देखिए ना, वो जेन्युइन आदमी है, दिल साफ है, तो वो चाहते हैं कि किसी का मसला जो है, अगर आप उसमें हेल्प कर सकती हैं और तो... वो साफ पता लग रहा होता है। मेरी छोटी बेटी फिर आ जाती, कहती मम्मी यू नो शी ओनली कम्स व्हेन अब्बा कम्स होम। एतजाज साहब, मुझे बताएं, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, कभी ऐसा हुआ है, वाकई दिन मैं पूछना चाह रही हूँ, कि कोई ऐसी औरत मिली हो, खातून मिली हो, कि जिससे आप जान छुड़ाने वाले हो, यार इसको ये कब जाएगी? कभी ऐसा हुआ? जान छुड़ाने वाला नहीं, औरत से कभी जान नहीं छुड़ाती। औरत कोई भी जान छुड़ाने वाली नहीं होती। और अलबत्ता ये होता है कि एक है लैज़रस सिंड्रोम। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी। लैज़रस सिंड्रोम होता है जो डॉक्टर्स और लॉयर्स की प्रोफेशन में होता है। अच्छा। वो प्रोफेशन वो क्या है? लैज़रस था वो जिसको हजरत ईसा ने जगाया था मौत के बाद, कुम बेइज़्निल्लाह करके।
تو وہ اس کا نام وہ لیزرس تھا, ببلیکل نام اس کا. اب وہ ہی فالز فار ہز ہیلر, وہ ہی فالز ان لو ود ہز ہیلر. تو یہ ایک ڈاکٹرز کے لیے اور جو لائرز کی بیویوں اور ڈاکٹرز کی بیویوں کو یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے. مطلب ہر کوئی آپ کے جیسا دل نہیں رکھ سکتا. شاید میں اس جگہ پر ہوں تو میں کہوں بیٹا گھر چلو. مجھے تو ہو جاتا ہے کہ بچی کو یا بیوی کو یہ لیزرس سنڈروم ہو گیا. آپ کی نظر سے شاید اس طریقے سے نہ رہا ہو, لیکن سامنے والا شاید, اور یہ سائیکولوجیکل بھی ہے. اکثر اوقات جب آپ کی کوئی مشکل وقت میں ہیلپ کرتا ہے, you feel like you owe him something. Yes. And you depend, start depending on him. Emotional attachment ہو جاتا ہے. اور اگر بیوہ ہے ینگ, وہ اور اس کی والدہ بھی. لیکن اعتراض صاحب دو ڈفرینٹ کہانی ہے نا. یہ تو اب کی کہانی ہے, لیکن جب جوانی میں تھے تو تب کی کہانی کا بتائیں نا. یہ تو اب آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ میں سمپتی کر دیتا ہوں اور میں گھر لے آتا ہوں. نہیں, یہ پہلے دن سے میں آپ کو بتاؤں, میں کسی میاں بیوی کے جھگڑے میں مرد کی طرف سے نہیں پیش ہوں, ہمیشہ عورت کی طرف. ہاں, اس مرد کو تو میں کہتا ہوں اگر وہ طلاق مانگتی ہے, اگر وہ طلاق مانگتی ہے تو دے طلاق. کیا اس میں تمہیں دشواری ہے, نہیں رہنا چاہتی تو ایسا. بٹ آئی ایم ناٹ ریپرزینٹیڈ. میرے پاس میرا اگر کوئی رشتے دار یہ لے کے پرابلم آیا ہے کہ اپنی بیوی کو, اور کوئی ساس آ گئی اپنی بچی کو لے, اپنے بیٹے کو کہ اس کی اس کو میں نہیں کرتا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے آپ کی اجازت چاہیے ہوگی کیونکہ ظاہرہ کہ بھوک اب لگ گئی ہے, ہلکی سی بھوک لگ گئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. تب تک ہمارے ٹیبل پہ میٹھا لگا ہوا ہے. میٹھی عید تو ہے نہیں, یہ تو میٹھی عید ہے. تو ہم جو ہے میٹ کے بغیر تو یہ عید نامکمل ہے. کھانا لگاتے ہیں تب تک, اور آپ بھی آ جائیں اور ہم یہیں پہ بیٹھیں, ایک بریک لیتے ہیں. تو جناب کھانا لگ گیا ہے, اور میں چاہوں گی کہ بغیر تکلف کے ہم کھانا بھی شروع کریں, کیونکہ کھانے کے بغیر جو ہے وہ رہا نہیں جا سکتا. اور ٹو ٹیمپٹنگ اینڈ آئی کین ایکچولی فیل دیٹ, سینس دیٹ اروما بڑا اچھا آ رہا ہے. ایسا سب آپ تو کھانے کے شوقین نہیں ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے. ہاں نہیں, میں بالکل شوقین نہیں ہوں, پر لوں گا ضرور. کھائیں گے ضرور ہم. ہاں, اچھا کھانا ہو تو. میں کھانے کی بہت شوقین ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر کہ کون سا وقت ہے, مجھے کبھی بھی بھوک لگ سکتی ہے. Oh my God. اور میں کبھی بھی کھانا کھا لیتی ہوں. نہیں, میں بھی اچھا کھانا ہو تو میں یہ تو نہیں کہتا, انکار تو نہیں کرتا ہوں, کفران نعمت ہے وہ تو, پر میں کھاتے اعتدال کے ساتھ. نہیں, ان کو اچھا لگے گا تو بتائیں گے کہ اچھا ہے. میں نے یہ سوال پوچھا ہی نہیں. تعریف کرتے کبھی اعتدال صاحب, کبھی آپ اچھی لگ رہی ہوں, آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, یا کبھی کی ہو؟ مجھے ایک بہت یاد ہے کہ شروع میں بہت شوق ہوتا تھا نا ٹکا پہننا, کانٹے شانٹے. آپ نے دیکھا میں کچھ نہیں پہنے, ٹرینڈ بھی تھا. مجھے یاد ہے کریم بخش میں بھی چلے جانا ٹکا پہن کے خوش. تو ان کے جونیئر کی شادی تھی, تو میں نے سونے کا سیٹ غرارہ بڑا تیار ہو کے باہر نکلی. تو انہوں نے مجھے یوں کر کے دیکھا, انہوں نے کہا ایسے جاؤ گی؟ واپس گئی, جا کے سب کچھ اتار آئی. شادی پہ جانا تھا نا. یہ تو لازم تھا. خواتین تو نارملی بہت نہیں, میں نے تو اس کو یوں ہی ایسے کہہ دیا, تو یہ سیریسلی یہ, اور انہوں نے دیکھیں کتنا سیریس لیا کہ انہوں نے جا کے اتار بھی دیا. آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, تو وہ شاید ان کا خون بڑھ جاتا اور زیادہ. تو خیر میں چاہوں گی کہ ون لائنر ہم ایک پیغام بھی لے لیں, کیونکہ وقت پروگرام کا جو ہے وہ ختم. Before the پیغام, it is delicious. The credit goes to the carnivore, جنہوں نے اتنا اچھا بہترین کھانا ہمیں سرو کیا ہے. اور ویسے بھی بکرا عید ہے یار, آپ نے بھی بکرے بشکرے حلال کیے ہوں گے, نہیں کیے تو پلیز آپ جو ہے نہیں, آپ جنہوں نے کیے ہیں وہ دوسروں کو حق دیں ان کا, کیونکہ یہ وہ عید ہے جو آپ کے لیے نہیں, کیونکہ آپ نے تو قربانی کر لی نا. My mother, she does like that, کہ آپ نے قربانی کی ہے تو آپ نے گوشت نہیں رکھنا. یہ گوشت ان کا ہے جنہوں نے کبھی قربانی دیکھی نہیں ہے, جو کھاتے نہیں ہیں گوشت, پورا سال ویٹ کرتے ہیں اور اسی دن کا ویٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ قربانی کا گوشت ملے گا, اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. میں چاہوں گی ایک ون لائنر آپ بھی پیغام جو ہے وہ دیکھنے والوں کو دے دیں. عید ہے. میں تو یہی کہوں گی, مطلب جنرلی ہماری زندگیوں میں
وانٹ اور نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر دینا چاہیے. نیڈ کو ایڈریس کریں, وانٹ کو کرٹیل کریں, اپنی وانٹ کم کر لیں, تاکہ اگر معاشرے میں دیکھیں نا, اب ہم اگر 24-25 کروڑ ہیں تو جو غذا یا ہمارے لیے جو اسپیس ہے اس میں وہ 15-16 کروڑ کی ہے. یعنی باقی جو فالتو لوگ ہیں ان کو کہاں سے ملے گا اگر ہم ان سے شیئر نہیں کریں. بالکل, ہم چھین لیں گے. تو قربانی کی عید ہے, اپنی انا کو تھوڑا سا کم کر لیں, اپنی ضرورت کو تھوڑا سا کم کر لیں, اور معاشرے میں میانہ روی کی طرف بہترین بہترین. جانا شروع. اعتزاز صاحب, میں تو یہ کہوں گا کہ اب جب قربانی کا گوشت ایسا کھانا مرغن اور اتنا اچھا پکا ہوا کھائیں تو غزہ کے یتیموں اور بھوکے یتیموں, فاقہ کشی میں جو جا رہے ہیں, ان کو یاد رکھیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, ان کے لیے پیسہ دیں, ان کے لیے خوراک کے لیے کچھ کریں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو, ان مسلمان خواتین اور اس میں عیسائی بھی ہیں اس وقت مرنے والوں میں, ان سب کو یاد رکھیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ اے بیوٹیفل میسج فرام بوتھ آف یو. مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ, ابھی اور مزہ آئے گا کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہوئے اور باتیں کریں گے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ لوگ جائیں, اپنا اپنا کھانا انجوائے کریں. اور میری طرف سے بھی یہ میسج ہے کہ تو غزہ کے لوگوں کو یاد رکھیں, ان بھوکے بچوں کو یاد رکھیں جن کی ویڈیوز آپ اسکرول ڈاؤن کر دیتے ہیں. شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یا کسی کو کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا بہت برا ہو رہا ہے. سمجھیں کہ بہت برا ہو رہا ہے, اور یہ کسی مسلمان کا قتل نہیں ہے, یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. تو انسان کا قتل بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی کسی کی جان لے لینا. تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمیں بھی رکھیے گا, اور کسی کا حق مت کھائیں. بالکل, سب کو حق دیں. وہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا, ان کا حق ان تک پہنچائیں, جو اسلام بھی کہتا ہے اور معاشرہ بھی. وہ لوگ جو اپنی فریزرز تو بھر چکے ہیں لیکن غریبوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے, ان کا حق مت کھائیں, اور کسی کی حق تلفی نہ کریں. اگر معاشرے سے کرپشن ختم کرنی ہے, یہ ناسور ختم کرنا ہے, تو پھر آپ کو حق کھانا چھوڑنا ہوگا. آج یہ عہد کر لیں کہ اس عید پہ آج کے بعد ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے. جب آپ یہ کام کر لیں گے تو میرے خیال سے اگلی عید تک نہ صرف آپ خود بہتر ہوں گے بلکہ معاشرے میں بھی بہتری لے کر آ چکے ہوں گے. اللہ حافظ.